साथियों, पीआईबी के द्वारा कुछ समय पहले इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट को लेकर एक चार्ट जारी किया गया था। इस चार्ट में बताया गया कि 2025-26 में इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 8.2% रहने वाली है, जो पहले आपको 5.6% की देखने मिल रही है। यहां पर एक प्रश्न उठता है कि सर, अभी तक हमने जीडीपी बढ़ने की बात तो सुन ली है कि भैया भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जापान को इसने पीछे छोड़ दिया है, लेकिन ये जीडीपी ग्रोथ समृद्धि दर 8.2% का क्या मतलब है? ये जीडीपी ग्रोथ रेट का मतलब क्या है? जीडीपी ग्रोथ और जीडीपी ग्रोथ रेट में क्या अंतर होता है? और ये जो परसेंटेज है, ये कैसे निकाला जाता है? और वर्तमान भारत की असल में समृद्धि दर कितनी है? तो चलिए साथियों, आज के लेक्चर के अंदर, इकोनॉमी की सीरीज के अंदर करंट अफेयर्स अपडेटेड यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं कुछ बैरागी आप सभी को ग्रोथ रेट का मतलब समझाता हूं। वास्तव में साथियों, हमारे देश के अंदर ग्रोथ रेट या ग्रोथ के डेटा सामान्यतः एनएसओ निकालता है। एनएसओ के द्वारा एक वित्तीय वर्ष जो कि 12 महीने का होता है, उसे वास्तव में साथियों तीन तीन महीनों के चार भागों में बांट दिया जाता है। क्वार्टर यहां पर तीन तीन महीनों के हैं, चार क्वार्टर्स आपको देखने मिलेंगे, जैसे अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च। तीन तीन महीनों के अंदर कितना उत्पादन किया जा रहा है, बहुत शानदार रूप से एनएसओ ऑब्जर्व करता है। इन तीन तीन महीनों का जो क्वार्टर है, जैसे अगर मैं कह रहा हूं भैया अप्रैल से लेकर जो स्टार्ट हो रहा है उसको अपन बोलते हैं पहली तिमाही या पहला क्वार्टर, उसमें मान के चलो जीडीपी को बढ़ने की दर 7% आकी गई है। अगली तिमाही के अंदर जीडीपी बढ़ने की दर 8% आकी गई है। उसके अगली तिमाही के अंदर जीडीपी बढ़ने की दर ग्रोथ रेट 7% देखी गई है। और सबसे अंतिम क्वार्टर के अंदर जीडीपी बढ़ने की दर 8% देखी गई है। एनएसओ ऐसे 12 महीने को तीन तीन महीनों के अंदर डिवाइड करके समझता है, फिर इन सभी का एवरेज निकालता है और कहता है कि भैया 12 महीनों में इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ रेट लगभग 7.5% है, क्योंकि 7.5% को निकालने के लिए एनएसओ के द्वारा क्वार्टर फॉर्मूले को अपनाया गया है। अब ये सामान्य बात है, लेकिन यहां पर एक और प्रश्न उठता है, सर इस 7.5% का मतलब क्या? यही तो हमको समझ में नहीं आ रहा। ये बात हम समझ चुके हैं कि भैया 12 महीने की ग्रोथ रेट को निकालने के लिए क्वार्टर फॉर्मूले का यूज किया जा रहा है। इसके अलावा ये 7.5% का मतलब क्या है, थोड़ा सा यहां पर आपको बोर्ड पर देखना पड़ेगा। जैसे मान के चलो 2020 में भारत के अंदर कुल उत्पादन को हम जीडीपी कहते हैं। 2020 में इतना उत्पादन होता है, मान के चलो उसका टोटल वैल्यू है 1 लाख रुपए, मतलब 2020 में भारत की जीडीपी है 1 लाख रुपए। भारत के अंदर 1 लाख वैल्यू का प्रोडक्शन हुआ है। जैसे ही हम बात करते हैं 2021 की, तो 2021 में उत्पादन बढ़कर हो जाता है 1.5 लाख रुपए, यानी पहले की तुलना में, पिछले साल की तुलना में भारत के अंदर उत्पादन बढ़ा। पक्की बात है, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, मतलब आपको पिछले साल की तुलना में 21 के अंदर प्रोडक्शन बढ़ता देखने मिल रहा है, जीडीपी ग्रो करते देखने मिल रही है। याद करो साथियों, मैंने आपको डेवलपमेंट और ग्रोथ समझाते समय बताया था, जब हम पिछले साल की तुलना में मात्रा में, क्वांटिटी में वृद्धि करते हैं, उसे ही हम आर्थिक समृद्धि या इकोनॉमिकल ग्रोथ कहते हैं। तो साथियों, यहां पर भारत की इकोनॉमी ने 2021 में पिछले साल की तुलना में आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिकल ग्रोथ को हासिल किया है। मान के चलो 2021 की तुलना में 2022 में फिर से जीडीपी निकाली जाती है, और जब हम जीडीपी निकालते हैं तो यहां पर हमें इंडिया की जीडीपी देखने मिलती है 1.7 लाख, यानी 1,75,000 आपको जीडीपी देखने मिलती है। अब प्रश्न आता है कि बताओ 2022 में 21 की तुलना में आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिकल ग्रोथ हुई या नहीं हुई, जीडीपी ग्रोथ हुई या नहीं हुई? तो आंसर आता है पिछले साल की तुलना में मात्रा में, पैसों में वृद्धि होना इकोनॉमिकल ग्रोथ है। और साथियों 21 के अंदर उत्पादन कितना हो रहा है भारत में? 1.5 लाख। अब कितना हो रहा है? 1,75,000। मतलब पिछले साल की तुलना में 2022 में भी इकोनॉमिकल ग्रोथ हासिल की गई है। लेकिन साथियों यहीं पर पेच है। साथियों देखिएगा, 2020 से जब 2021 में इकोनॉमिकल ग्रोथ हुई, तो इकोनॉमिकल ग्रोथ में कितना पैसा बढ़ा था? 50,000 का। यानी यहां पर जो जीडीपी थी 1 लाख से कितनी हो गई थी? 1,50,000। लेकिन अगर यहां भी 50,000 का पैसा या उत्पादन बढ़ता, तो जीडीपी कितनी होनी चाहिए थी? 2 लाख रुपए। लेकिन जीडीपी 2 लाख नहीं हुई, 1.5 लाख से जीडीपी बढ़कर हुई है 1,75,000 रुपए। मतलब पिछले साल की तुलना में जीडीपी बढ़ी तो जरूर है, लेकिन बढ़ने की दर जो अभी तक चल रही है
50,000 रुपया वो दर यहां पर कम हो चुकी है। थोड़ी सी बात मैं आपको और बताता हूं। जैसे मान के चलो राम नामक व्यक्ति हर साल अपनी सैलरी में वृद्धि करता है। मान के चलो 2020 में राम की सैलरी है 10,000 रुपए। मान के चलो 21 में हो जाती है उनकी सैलरी 15,000 रुपए, 22 में हो जाती है उनकी सैलरी 20,000 रुपए और 23 में सैलरी हो जाती है भैया 22,000 रुपए। तो साथियों राम नामक व्यक्ति पिछले हर वर्षों की तुलना में जीडीपी ग्रोथ आर्थिक समृद्धि को प्राप्त तो कर रहा है, लेकिन 2023 में सैलरी बढ़ने की जो दर अभी तक कितनी चली आ रही है 5,000 रुपए। लेकिन जीडीपी बढ़ी तो सैलरी बढ़ी तो, लेकिन सैलरी बढ़ने की दर 5,000 की जगह पर कितनी हो गई 2,000 रुपए। इसलिए कहा जाएगा कि भैया राम की सैलरी तो बढ़ी लेकिन सैलरी बढ़ने की दर कम हो गई। साथियों यहीं पर पेच है। जब देश की कुल जीडीपी या कुल उत्पादन बढ़ता है पिछले साल की तुलना में, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिकल ग्रोथ या आर्थिक समृद्धि। लेकिन यह इकोनॉमिकल ग्रोथ हर साल कितने रुपए से बढ़ती है, कितने प्रतिशत से बढ़ती है, उस प्रतिशत को हम कहते हैं ग्रोथ रेट या समृद्धि की दर, या उसे आप यहां पर जीआर के रूप में समझ रहे हो। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, पिछले साल की तुलना में जीडीपी बढ़ना और पिछले साल की तुलना में समृद्धि दर का बढ़ना, दोनों में अंतर होता है। साथियों देखो पिछले साल की तुलना में यहां पर जीडीपी बढ़ी है लेकिन समृद्धि दर कम हुई है। मतलब हो सकता है जीडीपी बढ़ने के बावजूद भी जीडीपी बढ़ने की समृद्धि दर कम हो, क्योंकि समृद्धि दर तो केवल एक चीज, ग्रोथ रेट तो केवल एक चीज बताती है कि तुम्हारी जीडीपी कितनी स्पीड से बढ़ रही है। साथियों मैं आशा कर रहा हूं कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे। जैसे यहां पर कहा जा रहा है कि भैया भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है 5.6%। मान के चलो पिछले साल हमारी जीडीपी 100 रुपए है, तो इस साल हमारी जीडीपी 100 से बढ़कर 105 रुपए 6 पैसे हो चुकी है। मतलब जीडीपी बढ़ने की ग्रोथ रेट ये है। अगर मैं कह रहा हूं जीडीपी ग्रोथ रेट है 8.2%, मतलब 100 से बढ़कर हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 8.2% हो गई है। तो जीडीपी ग्रोथ रेट का बढ़ना अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे हमारी रफ्तार का पता चलता है। जैसे एक और लास्ट एग्जांपल ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। अगर आप मैराथन में भागने वाले व्यक्ति हो, अगर साथियों आप भाग रहे हो तो पहले से तो आप आगे ही निकल जाओगे, आपका जो माइलस्टोन है उसके आप पास पहुंचोगे। लेकिन अब बात आती है आपके स्पीड की, आप कितनी तेजी से भाग रहे हो। तो वास्तव में भागकर आगे निकलना जीडीपी ग्रोथ है, लेकिन कितनी तेजी से आगे निकलना ये इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट कही जाती है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी, ये इकोनॉमिकल ग्रोथ है। लेकिन इकोनॉमिकल ग्रोथ को प्राप्त करने के लिए आप कितनी तेजी से अपनी इकोनॉमी के उत्पादन को बढ़ा रहे हो, परसेंटेज क्या है उसके उत्पादन का, इसे हम समृद्धि की दर कहेंगे। और साथियों आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के अंदर बार बार क्वेश्चन इकोनॉमिकल ग्रोथ से नहीं आएगा, इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट से आएगा कि बताओ कि भैया आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने, एडीबी ने, एनएसओ ने, पीआईबी ने, नीति आयोग ने भारत की समृद्धि दर का कितना अनुमान लगाया है। और मैं आपको बता चुका हूं कि अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो आईएमएफ के द्वारा जारी की गई है, उसमें इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट का अनुमान 7.3 से लेकर 7.4 के आसपास में आईएमएफ के द्वारा लगाया गया है। क्वेश्चन आएगा तो गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। समझ पा रहे हैं? मैं आशा करता हूं आपको ग्रोथ रेट का मतलब समझ में आया होगा। कहानी साथियों आगे बढ़ती है। अभी तक तो हमने बड़ी अच्छी बातें करी, जब ग्रोथ होगी तो खुशहाली आएगी, रोजगार बढ़ेगा। क्या सर ऐसा भी होता है कभी कभी देश ठप हो जाए, कभी कभी देश के अंदर इकोनॉमिकल क्राइसिस आ जाए, कभी कभी देश के अंदर उत्पादन करना पॉसिबल ही ना हो, प्रोडक्शन चीजें फेल हो जाए, देश के अंदर बेरोजगारी आ जाए, तो क्या सर कभी कभी नेगेटिव कॉन्सेप्ट, नेगेटिव दशाएं, नकारात्मक दशाएं भी क्या किसी इकोनॉमी में देखने मिलती है? आंसर भैया सुख दुख जीवन की सारी चीजें आपको मालूम है पार्ट ऑफ द लाइफ माना जाता है। तो इकोनॉमी के अंदर भी जब नेगेटिव कॉन्सेप्ट, उत्पादन ठप होते हैं, तो आपको चार नेगेटिव कॉन्सेप्ट या चार नकारात्मक दशाएं यहां पर आपको देखने मिलती हैं, चार नेगेटिव कंडीशंस देखने मिलती हैं। जिसमें पहला है स्लो डाउन, फिर है कॉन्ट्रैक्शन, फिर है मंदी, फिर है अवसाद। मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं ताकि आपका जीवन आसान हो जाए। जैसे आपको मान के चलो सर्दी में सर्दी जुकाम हो गया, मतलब आप स्लो डाउन में हो। अगर आपने सर्दी जुकाम का ट्रीटमेंट नहीं किया तो आपको थोड़ा गंभीर बुखार आ सकता है, हो सकता है आपको पी लिया, ऐसा कुछ भी काम हो जाए। लेकिन अगर आपने इसका भी ध्यान नहीं रखा तो पक्की बात है आप हॉस्पिटलाइज होगे, आपके ऊपर प्रॉपर खर्चा होगा, आपका ट्रीटमेंट होगा, हो सकता है सर्जरी हो, और एक ऐसी कंडीशन जब आपको बचाना ही मुश्किल हो जाएगा।
या नेक्स्ट जो इम्पॉसिबल होगा उसे कहा जाएगा भैया कि भैया अब तो तुम निपटने वाले हो, इकोनॉमी कंडीशन भी ऐसी है, स्टार्टिंग वाली कंडीशन जिसको हम बचा सकते हैं, दूसरी कंडीशन नहीं बचाया तो तीसरी कंडीशन, और इसको भी नहीं बचाया तो भैया अब इकोनॉमी भी निपटने कगार पे जाएगी, इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। तो आपको ये चार, 0 से लेकर 100 तक, छोटे से लेकर बड़े तक, सामान्य से लेकर डेंजर स्तर तक की दशाएं आपको ये चारों देखने मिलेंगी, स्लो डाउन, कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन और इसे कहा जाता है डिप्रेशन। मैं आपको कुछ वन लाइन फैक्ट के माध्यम से बताता हूं कि स्लो डाउन का मतलब क्या, कैसे समझा जाए कि भैया भारत में स्लो डाउन आया है, दुनिया में स्लो डाउन आया है, कैसे नहीं। अभी मैंने आपको बताया कि एनएसओ के द्वारा किसी भी वित्तीय वर्ष को 3-3 महीनों के 4 भागों में बांटकर देखा जाता है, जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे करके हम देश के अंदर जीडीपी ग्रोथ को मापते हैं। मान के चलो वास्तव में स्लो डाउन एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर, बोर्ड पर देखना साथियों, स्लो डाउन एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर केवल जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है, भागने की दर है, बढ़ने की दर है, वो कम होती है, जीडीपी कम नहीं होती। जैसे मैंने आपको यहां पर बताया, देखिए बोर्ड पर देखिए आराम से, मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा। जैसे 2021 की तुलना में 22 में जीडीपी तो बढ़ी, लेकिन बढ़ने की दर यहां पर कम हो गई। जैसे राम की सैलरी तो बढ़ी, लेकिन राम की सैलरी बढ़ने की दर कम हो गई। तो साथियों अगर इंडियन इकोनॉमी में, इंडिया की इकोनॉमी तो ग्रो करे, लेकिन इकोनॉमी के बढ़ने की दर जो है 8%, वो कम होके 3% हो जाए, 2% हो जाए, इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, 100 से इकोनॉमी आगे, मान के चलो पिछले साल जीडीपी हमारी है 100, लेकिन 100 से इस साल जीडीपी 108 होने की बजाय 102 रह जाए, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या बोलती है, 8% की, इकोनॉमी 8 रुपए से बढ़नी चाहिए, लेकिन मान के चलो केवल हम 2 रुपए से बढ़े, समझ पा रहे हैं, इसे कहा जाएगा भैया हो सकता है हमारी इकोनॉमी की बढ़ने की रफ्तार स्लो डाउन हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है, उसमें थोड़ा थोड़ा धीमापन या बंधन आ चुका है। कई सारे अर्थशास्त्री कहते हैं कि अगर देश के अंदर किसी 3 महीने, 3 महीने का मतलब है एक तिमाही या एक क्वार्टर, यदि एक क्वार्टर के अंदर जीडीपी बढ़ने की ग्रोथ रेट कम हो जाए, 8 से 3% हो जाए, 3 से 1% हो जाए, अगर 3 महीनों तक ऐसा हो रहा है तो भैया उस देश की इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन आ चुका है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है, किसी देश की इकोनॉमी अगर 8% के दर से ग्रो कर रही थी, वो एकदम से 2% पर कैसे चली जाएगी। अरे भैया हो सकता है ना, जब आप भाग रहे हो तो आपकी सांस फूल जाए, देश के अंदर जब उत्पादन हो रहा हो तो हो सकता है देश के अंदर सरकार ने नोटबंदी कर दी हो सकता है यूक्रेन रशिया के वॉर के चलते भारत पे कुछ नकारात्मक इंपैक्ट पड़ गया हो सकता है भारत के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, कुछ भी हो सकता है कि भैया 3 महीनों तक देश के अंदर सरकार कॉलेज कर रही हो, सरकार उतना सपोर्ट नहीं कर पा रही हो, किसी भी कारण से अगर 3 महीनों तक जितना उत्पादन होना चाहिए, उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन बढ़ने की दर कम हो जाए 3 महीनों तक, एक क्वार्टर तक, दैट इज स्लो डाउन, समझ पा रहे हैं। अगला मामला, अगर आपने स्लो डाउन को कंट्रोल नहीं किया, अब आप चले जाओगे कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। सर ये कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन स्लो डाउन से थोड़ी भयावह कंडीशन है। अब यहां पर क्या होगा कि भैया अभी तक जो 3 महीने थे, क्वार्टर थी, उसमें केवल ग्रोथ रेट कम हो रही थी, जैसे मान के चलो 100 से इकोनॉमी बढ़ के 200 हो रही है, 200 से बढ़ के 300 हो रही है, लेकिन 300 से बढ़ के 400 ना होते हुए 350 हुई, इकोनॉमी तो बढ़ी लेकिन ग्रोथ रेट कम हुई, दैट इज स्लो डाउन। लेकिन भैया अगर 350 से 400 होने की जगह अगर हमारी ग्रोथ रेट 340 हो गई तो इसे कॉन्ट्रैक्शन कहा जाएगा, मतलब जब देश की जीडीपी कम हो जाए, ऐसी कंडीशंस को ये हम लोग कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो साथियों मैं समझ रहा हूं कि आप लोग स्लो डाउन और कॉन्ट्रैक्शन के बीच का अंतर समझ रहे होंगे। अब कॉन्ट्रैक्शन के बाद में आपको एक और शब्द, एक टर्म देखने मिल रहा है, उसका नाम है रिसेशन। मंदी या रिसेशन, इन सारे कॉन्सेप्ट में, इन सारी कंडीशन में सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला एक टर्म आपको देखने मिलता है, इसलिए बार बार एग्जाम में रिसेशन या मंदी से क्वेश्चन आते हैं। ये मंदी क्या है, अभी आप देख रहे हो कॉन्ट्रैक्शन के अंदर पिछले साल की तुलना में जीडीपी कम हो रही है। जीडीपी कम होने का मतलब है, मान के चलो पहले 10 पेन का उत्पादन देश में हो रहा था, तो हो सकता है अब केवल 9 पेन का उत्पादन हो। पहले जीडीपी 100 रुपए थी, अब हो सकता है जीडीपी केवल 90 रुपए हो। जब जीडीपी कम हो जाए तब कॉन्ट्रैक्शन आता है। लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्शन 3 महीने से बढ़कर 6 महीने तक हो जाए, मतलब मान के चलो अगर देश के अंदर 2 क्वार्टर, 2 तिमाही यानी 6 महीनों तक देश के अंदर उत्पादन ठप होते चले जाए, पहले उत्पादन 100 था,
फिर 90 हुआ, फिर 80 हुआ, फिर 40 हुआ। ऐसे करते करते 6 महीनों तक भारत में इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट छोड़ दो, इकोनॉमिकल ग्रोथ छोड़ दो, भारत की जीडीपी नेगेटिव में जाने स्टार्ट कर दे 6 महीनों तक, 2 क्वार्टर्स तक, तब कहा जाएगा कि भैया अब तो देश में रिसेशन आ गया है। साथियों, जब जब देश के अंदर रिसेशन आएगा तब तब यह माना जाए कि देश का उत्पादन स्तर खत्म हो चुका है। जब उत्पादन स्तर खत्म हो चुका है तो क्या देश के अंदर रोजगार बढ़ेंगे? तो आंसर है नहीं बढ़ेंगे, रोजगार कम हो जाएंगे। जब रोजगार कम हो जाएंगे तो लोगों के पास भैया वेतन नहीं रहेगा। जब वेतन ही नहीं रहेगा तो लोग डिमांड नहीं कर पाएंगे, मांग नहीं कर पाएंगे ना, कार नहीं खरीद पाएंगे, कपड़े नहीं खरीद पाएंगे। जब डिमांड खत्म हो जाएगी तो साथियों यही कंडीशन मानी जाती है कि देश के अंदर रिसेशन आ चुका है। तो क्वेश्चन एक बार ऐसा भी आया था कि रिसेशन के टाइम पर बताइए बाजार की डिमांड बढ़ जाती है या कम हो जाती है। तो अब इस चार्ट को बड़े ध्यान से समझना कि रिसेशन के समय पर किसी व्यक्ति की खरीदने की औकात ही नहीं बचती, मतलब उस समय पर डिमांड खराब हो जाती है, मार्केट से मांग हट जाती है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। मंदी हो गया। आप बोलोगे सर ये कॉन्ट्रैक्शन का मामला कैसे आता है, मंदी का मामला कैसे आता है? जैसे आप लोगों ने कोविड 19 का नाम सुना, जब कोविड 19 के बाद में हमारे देश में लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने से भारत के जो उत्पादन स्तर थे वो सच में कम हुए। इसलिए कहा जाता है कोविड 19 के समय जब भारत के इकोनॉमी के सारे लोग घर में बंद हैं, प्रोडक्शन कर ही नहीं पा रहा है, ना दुकानदारी चल रही है, ना ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, ना टूरिज्म चल रहा है, कुछ काम नहीं चल रहा, थोड़े बहुत काम मार्केट में जो आवश्यक है, अति आवश्यक है, वो चलते जा रहे हैं, बाकी सब ठप पड़े हुए हैं। उस समय पर इंडियन इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन के बाद कॉन्ट्रैक्शन आया था, लेकिन बाद में कॉन्ट्रैक्शन ठीक हो गया। अगर कॉन्ट्रैक्शन ठीक नहीं होता, 2 बार लॉकडाउन लग चुका था, अगर तीसरी बार लॉकडाउन लगता तो हो सकता है रिसेशन का मामला भी भारत में देखने मिलता, लेकिन उसके पहले लॉकडाउन खुल गया। ओमिक्रॉन जो थर्ड वेव्स के अंदर आया था वो ज्यादा घातक था नहीं, तो इंडियन इकोनॉमी सेव हो गई, इंडियन इकोनॉमी बच गई। ऐसा सामान्य इकोनॉमिस्ट के द्वारा कहा गया कि भैया भारत के अंदर रिसेशन नहीं आया। आप लोगों ने एक बड़ा फेमस रिसेशन सुना होगा जिसको मैं आपको बैंकिंग सेक्टर के अंदर पढ़ाऊंगा। उस बैंकिंग सेक्टर के संकट का नाम है सब प्राइम संकट। अगला, अगर आप मंदी को भी देश से नहीं निकाल पाओगे, मंदी से देश को नहीं बचा पाओगे, तब देश चला जाएगा अवसाद या डिप्रेशन में। और साथियों, कोई उदास होता है तो आप उसको हंसा के, गा के, घुमा के उसको ठीक कर सकते हो, लेकिन जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है तो उसको उसके मनोविज्ञान से, उसको उसकी कंडीशन से बाहर निकालना बहुत कठिन हो जाता है। और वास्तव में ऐसे ही हुआ जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंप्लीट होता है और पहले विश्व युद्ध में लोग लड़ लड़ के मर जाते हैं और अपना पूरा का पूरा पैसा तो बम बारूद में नष्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में कुछ सालों के बाद 1928 में द ग्रेट डिप्रेशन, विश्व की महान मंदी या विश्व का महान अवसाद दुनिया में देखने मिलता है। और साथियों, सबसे बड़ी बात यह है, जब देश के अंदर उत्पादन स्तर 9 महीने के बाद से लगातार ठप होना स्टार्ट हो जाए, देश की जीडीपी ग्रोथ खत्म हो जाए, उत्पादन नष्ट हो जाए, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा छूने लगे, लोग काम ही ना कर पाए, मतलब उसका मतलब है आपके देश के अंदर डिप्रेशन आ चुका है। और डिप्रेशन केवल एक देश में नहीं आता, डिप्रेशन का प्रभाव आप और आपके आसपास के सभी देशों पर होगा, क्योंकि इसका कारण भी वैश्विक या ग्लोबल हो सकता है। तो किसी देश विदेश की जो नेगेटिव कंडीशन है उसका नाम है मंदी, लेकिन मंदी से ऊपर अगर पूरे भारत की या पूरे विश्व की हम बात कर रहे हैं तो उसका नाम माना जाएगा डिप्रेशन या अवसाद। समझ पा रहे हैं? तो दुनिया के अंदर आया है, इसका प्रभाव तो उस समय के हर व्यक्ति, हर देश पर आपको देखने मिल रहा है। साथियों, अब हम चर्चा करते हैं कि भैया मंदी से कैसे बचा जाए, कैसे हम मंदी को अवॉइड कर सकते हैं। यह प्रश्न आपको बार बार मेन जैसे एग्जाम में आता है, प्री में भी आता है। एक दो पॉइंट यहां पर बताऊंगा जो प्री में बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो क्या मामला है देखते हैं। साथियों, आपको एक बात समझ में बार बार आ रही होगी कि किसी भी देश में अगर मंदी आ रही है, रिसेशन आ रहा है, रिसेशन का मतलब है उस देश का उत्पादन ठप हो चुका है, उस देश के अंदर कोई उत्पादन नहीं कर पा रहा। जैसे मान के चलो मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप सारे लोग कोविड 19 में घर बैठे हुए हो और हम सारे लोग रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति हैं। अब जब हम लोग कोविड 19 में घर बैठे तो हमें अपने परिवार पाल पोसना है। अब परिवार पाल पोसने के लिए तो हम तो मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, तो ही हमारे पास पैसा आता है। लेकिन जब हम रिक्शा चला ही नहीं पा रहे तो हमारे पास पैसा नहीं आ रहा। जब पैसा नहीं आ रहा तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे लॉकडाउन के अंदर? तो मैंने क्या किया, अपने जीवन को बचाने के लिए मैंने अपना ऑटो रिक्शा बेच दिया लॉकडाउन के समय। अब भैया लॉकडाउन खुल चुका है और लॉकडाउन के बाद में जैसे ही मार्केट में आया, अब मेरे पास तो ऑटो ही नहीं है, मैं कैसे प्रोडक्शन कर पाऊंगा, मैं कैसे अपना जीवन चला पाऊंगा? मेरे पास कोई साधन ही नहीं है। मतलब उत्पादन ठप हो गया, उत्पादन ठप हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया, मतलब मंदी आ चुकी है। अब साथियों, अब समझना,
अगर मुझे आपको इस रिसेशन से बाहर निकालना है, मुझे वापस से प्रोडक्शन के फॉर्मेट में लाना है, तो मेरे पास होना चाहिए पैसा। अगर आप मुझे पैसा दे दोगे तो मैं वापस से अपना ऑटो खरीदूंगा और वापस से प्रोडक्शन करके अपना जीवन चलाऊंगा। उसी प्रकार देश का हर व्यक्ति अपना अपना काम, कोई होटल खोल लेगा, कोई जिम खोल लेगा, कोई अपना उद्योग खोलेगा, सब लोग अपना काम करेंगे और इकोनॉमी वापस से पटरी पर आ जाएगी। लेकिन पटरी पर लाने के लिए क्या चाहिए भैया? पैसा। अच्छा साथियों, इकोनॉमी के अंदर पैसे को हिंदी में कहा जाता है मुद्रा की तरलता, या इंग्लिश में कहा जाता है लिक्विडिटी ऑफ मनी। तो मार्केट में मंदी से बचने के लिए आपको मुद्रा की तरलता, फ्लो ऑफ मनी या लिक्विडिटी ऑफ मनी चाहिए। इसलिए प्रश्न आता है कि मंदी से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो आपको सीधे आंसर देना है मार्केट के अंदर फ्लो ऑफ मनी बढ़ा देना है। मार्केट के अंदर पैसे का फ्लो बढ़ाना है। जैसे ही फ्लो बढ़ेगा वैसे लोग अपना अपना काम धंधा करेंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे और मंदी ठीक कर लेंगे, बेरोजगारी ठीक कर देंगे। तो साथियों, अब पैसे कैसे बढ़ाया जाए? अब कोई आलतू जलालतू आए बला को टालतू या कामधेनु गाय तो हमारे पास है नहीं कि मोदी जी बोले भैया इतना डॉलर या इतना पैसा दो और मोदी जी बांट दे मार्केट के अंदर। नहीं, कैसे हो पाएगा? मार्केट तक अगर फ्लो ऑफ मनी बढ़ाना है तो उसके दो तरीके, दो साधन, दो मेजर्स आपको देखने मिलेंगे। पहले साधन का नाम है मॉनेटरी मेजर्स और दूसरा आपको देखने मिलेगा फिस्कल मेजर्स, राजकोषीय उपाय, दूसरा मौद्रिक उपाय। सर ये राजकोषीय उपाय या मौद्रिक उपाय का मतलब क्या है? अरे भैया, मौद्रिक उपाय का मतलब जो देश के अंदर आरबीआई अपने बैंकों की हेल्प से चलाएगा, जहां पर बैंकों का रोल होगा उसे अपन बोलेंगे मौद्रिक उपाय। जहां देश की सरकार यानी मोदी जी काम करेंगे और मोदी जी मार्केट के अंदर पैसे को बढ़ाएंगे उसे अपन बोलेंगे राजकोषीय उपाय। मतलब फिस्कल पॉलिसीज, फिस्कल उपाय गवर्नमेंट चलाती है और मॉनेटरी स्टेट्स आरबीआई या बैंक्स लेते हैं। जैसे भारत के अंदर अगर सस्ते उधार बांटे जाएंगे, तुम ऑटो खरीदो भैया, ऑटो के ऊपर हम तुमको केवल 1% का ब्याज लगा रहे हैं, बाकी सब सरकार सब्सिडी माफ कर दे रही है, ब्याज सब्सिडी माफ कर दे रही है, जो भी मामला है। अगर मुझे केवल 1% पर उधार मिलता है तो भैया मैं लूंगा, ऑटो चलाऊंगा, उधार चुका दूंगा। सस्ते लोन मिलना भी बाजार के अंदर फ्लो ऑफ मनी को बढ़ाता है और जिससे मंदी से बचा जा सकता है। ये बार बार प्रश्न आता है कि मंदी को खत्म करने के लिए, रिसेशन पर ओवरकम करने के लिए आपको लोन महंगे करना है, सस्ते करना है? तो भैया सस्ते करना है। अच्छा, सरकार क्या करेगी? सरकार देश की जनता के ऊपर लगने वाले टैक्स को कम कर देगी। जब सरकार टैक्स कम करेगी तो जनता के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा। जब ज्यादा पैसा बचेगा तो जनता पक्की बात है या तो ऑटो खरीदेगा, मार्केट में कुछ तो काम करेगा ना। तो सरकार अपना काम कर सकती है टैक्स में कमी करके। सरकार कुछ योजनाएं भी चला सकती है, जैसे अगर मनरेगा योजना, हालांकि वर्तमान में तो उसको वीबी जी राम जी स्कीम नाम कर दिया गया है, आपने सुना ही होगा। तो मनरेगा स्कीम जैसी योजनाओं को फैला दिया जाए। कई सारी योजनाएं जो देश के अंदर उत्पादन, प्रोडक्शन बढ़ा सकती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकती हैं, उस स्कीम के अंदर पैसा इन्फ्यूज किया जा सकता है। मतलब सरकार कुछ भी करे, मार्केट में पैसा आना चाहिए। इसे अपन बोलेंगे राजकोषीय उपाय, इसे अपन बोलेंगे मौद्रिक उपाय। साथ ही यहां पर मैं आपको एक टर्म बता के जा रहा हूं, उसका नाम है राजकोषीय प्रोत्साहन। कई बार ये टर्म एग्जाम के अंदर आया है, इसी कारण से राजकोषीय प्रोत्साहन, इसको इंग्लिश में कहते हैं फिस्कल स्टिमुलस। साथियों, कई बार इस शब्द से, इस टर्म से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिला है। जैसे सोते हुए व्यक्ति को उठाने के लिए चाय की आवश्यकता होती है, इंडियन इकोनॉमी को उठाने के लिए रेडबुल या चाय का काम जो चीज करती है उसका नाम है फिस्कल स्टिमुलस या राजकोषीय प्रोत्साहन। और राजकोषीय प्रोत्साहन का सामान्य मतलब होता है सरकार के द्वारा आर्थिक पैकेज की घोषणा करना। आप बोलोगे सर ये आर्थिक पैकेज का मतलब क्या? जैसे कोरोना मंदी से बचने के लिए सरकार ने मल्टीपल योजनाओं, कोरोना के बाद में आने वाली मंदी से बचने के लिए सरकार ने मल्टीपल योजनाओं को एकीकृत किया और लगभग 20,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज अनाउंस किया ताकि हमारी इकोनॉमी रिवाइव कर सके और पटरी पर आ सके। तो ये कई सारे तरीके हैं मंदी से बचने के लिए, बहुत आवश्यक है फिस्कल स्टिमुलस। एक और कहानी आपको देखने मिलती है, उसका नाम है हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी भी मंदी से बचने के लिए या मंदी के प्रभाव से, इंपैक्ट से बचने के लिए सरकार यूज करती है। सर हेलीकॉप्टर मनी का मतलब क्या है? क्या मोदी जी हेलीकॉप्टर पर बैठेंगे, पैसा उड़ा उड़ा कर जनता तक पहुंचाएंगे? नहीं भैया, हेलीकॉप्टर मनी का मतलब है सरकार के द्वारा सीधे जनता को बेनिफिट ट्रांसफर करना, जैसे लाडली बहना में किया जाता है। सर क्या लाडली बहना योजना हेलीकॉप्टर मनी है? नहीं।
जब मंदी के समय अगर सरकार किसी महिला को, विधवा महिला को, बुजुर्ग व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए सहायता दे, मंदी से बचने के लिए, रिसेशन के समय, तब ऐसी सहायता जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी जा रही है, उसे हम कहेंगे भैया वास्तव में हेलीकॉप्टर मनी की सेवाएं। भारत में ऐसी सेवाएं चलाई जाती हैं और ये भी कहीं ना कहीं आपको ठीक देखने मिलता है मंदी से बचने के लिए। हालांकि हेलीकॉप्टर मनी से मंदी खत्म नहीं होगी, लेकिन मंदी में जीने वाले जो लोग हैं, रिसेशन को झेलने वाले जो लोग हैं, वो अपना जीवन चला पाएंगे, थोड़ा बहुत सर्वाइव कर पाएंगे। साथियों, एक टास्क मैं आपको देकर जा रहा हूं। मंदी से बचने के लिए एक और थॉट बार बार अपनाया जाता है, उसका डिस्कशन होता है, उसका नाम है क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम या क्यूई प्रोग्राम। मैं आपको एक टास्क देता हूं, हालांकि इसकी चर्चा हम आने वाली क्लास में करेंगे, लेकिन फिर भी आपका एक होमवर्क है, जो लगातार इकोनॉमी सीरीज को देख रहे हैं, वो बिल्कुल बोलते हैं ना एक सामान्य अनुशासन के साथ को आपको इस सीरीज को फॉलो करना है। क्योंकि मैं आप सभी को बता रहा हूं कि भैया ये जितनी इकोनॉमी की सीरीज हैं, ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म करंट अफेयर्स अपडेटेड और देवाशीष क्लासेस पर बिल्कुल आपको देखने मिलेगी। आपको रोज मेरे पीडीएफ सेशंस मिलेंगे, लेक्चर्स मिलेंगे, ना केवल इकोनॉमी बल्कि मल्टीपल चीजें आपको देखने मिलेंगी। तो अगर आपने थोड़ा भी अनुशासन धारण कर लिया, आपके सारे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको तनाव लेना ही नहीं पड़ेगा, चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो जहां पर इंडियन इकोनॉमी आता हो। समझ पा रहे हैं? तो ये क्यूई प्रोग्राम क्या होता है, बिल्कुल जैसे बच्चों को अपन होमवर्क देते हैं, वैसे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, कंप्लीट करना है और कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना है क्यूई प्रोग्राम का मतलब क्या है और क्या भारत में से चलाया गया है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, फिर हम बाद में डिस्कशन भी कर रहे होंगे। समझ पा रहे हैं? तो साथियों, अगर आपको ना केवल इकोनॉमी बल्कि मल्टीपल सब्जेक्ट की तैयारी करना है आपके एग्जाम के लिए, तो आप हमारे एप्लीकेशन को, देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड कर लीजिए, जहां आपको कॉम्बो ऑफर्स देखने मिलेंगे, ना केवल स्टैटिक जी के, बल्कि आपको करंट अफेयर्स के सेशन, करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज, करंट अफेयर्स के पीडीएफ आपको देखने मिलेंगे। कूपन कोड यहां पर दिया गया है, इसको अप्लाई करो, फीस में डिस्काउंट पाओ, सब्सक्राइब करो और जुड़ जाओ और अपनी तैयारी को शार्प करो। आज की क्लास यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।